द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज एक दफ़ा फिर नसीम चौधरी साहब साउथ अफ्रीका से मेरे साथ मौजूद हैं। नसीम साहब बहुत मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं और इनका आबाई ताल्लुक गुड़गांव से है। उसके बाद इनकी फैमिली जो है वो सिंध में सेटल हो गई और ये काफ़ी अरसे से मुल्क से बाहर हैं। नसीम साहब, आपने पिछले दिनों वो रिपोर्ट्स देखी होंगी। हामिद मीर ने और जावेद चौधरी ने उनका जिक्र किया है कि 2021 की अप्रैल 9 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आना था पाकिस्तान। बलोचिस्तान में हंगलाज माता के मंदिर जाना था। उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद आना था और हमारी मिलिट्री लीडरशिप जो थी वो इस पे मुत्तफिक थी कि कश्मीर के मसले को 20 साल के लिए फ्रीज कर दिया जाए। और ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू होता। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आकर ये ऐलान करना था कि हम तजारत भी शुरू कर रहे हैं और क्रिकेट के ताल्लुकात भी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को कहा कि इस तरह तो हमारी सियासत ख़त्म हो जाएगी और लोग हमें गद्दार कहेंगे। और 2021 ही में AJK जो है पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में इलेक्शन भी होने थे, तो हमारा तो उन इलेक्शन में सफाया हो जाएगा। तो इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? बहुत वेरी अनफॉर्चुनेट। मैंने पूरा उन दोनों का, जावेद चौधरी और हामिद मीर साहब का, पढ़ा है और मुझे वो जगह पता है कि अगर आप कराची से गवादर जाएं तो वो जो हाईवे है, उस पे वो एक मंदिर है, वहां लोग जाते हैं। वहां सिंध से ज्यादातर जाते हैं, पाकिस्तान में भी हिंदू हैं, तो वहां उनको आना था। 9 दिन वहां ठहरना था उनको, वहां अपनी पूजा पाठ करनी थी, अपने रिचुअल्स की। उसके बाद उनको इस्लामाबाद आना था। और ये एक बहुत ही इंतहाई एक अच्छा गेस्चर था फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, इन जनरल एंड स्पेसिफिकली इन पर्टिकुलर फॉर मिस्टर मोदी टाइप से, क्योंकि हमारे यहाँ जो परसेप्शन है मिस्टर मोदी का वो एक बहुत ही डिफरेंट है। और उनकी तरफ से इस किस्म का ऑफर आना ये हमारे लिए एक बहुत खुश आइन बात थी। अनफॉर्चुनेटली हमारे शॉर्ट साइटेड जो पॉलिटिशियंस हैं, जो छोटे छोटे गेन्स के लिए, छोटी छोटी शॉर्ट टर्म्स के लिए जो है वो कंप्रोमाइज सिचुएशन पे आ जाते हैं और कंप्रोमाइज कर लेते हैं और नेशनल इंटरेस्ट को नहीं देखते। ये एक ऐसा मौका था कि जो कि रोज नहीं आता, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक सुपर पावर बनने जा रहा है। तो ये एक एक मौका हमने गंवा दिया। शाह महमूद कुरैशी का आप देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड उनका देखिए कि 2018 में वो UN में गए थे और उन्होंने वहां पे क्या कहा था कि मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि क्या पाकिस्तान अमन नहीं होने देगा जब तक कि कश्मीर का मसला हमारी मर्जी के मुताबिक हल नहीं होगा। के बाद सर उन्होंने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले का इल्जाम भी उसी तकरीर में इंडिया पर लगाया था। हालांकि आपको याद है कि पेशावर का ये जब हमला हुआ तो इंडिया के बहुत से स्कूलों में, तालीमी इदारों में उसकी कमेमोरेटिव मीटिंग्स हुई और वहां पे बहुत ही ज्यादा अफसोस का इजहार किया गया था। सर, मैं यही कह सकता हूँ कि इंतहाई गैर जिम्मेदार ये हमारे पॉलिटिशियन हैं। इनके जो भी अपने छोटे छोटे गेम या जो स्टेटमेंट देना चाहते हैं ये दे देते हैं, जिसके इनको अंदाजा नहीं होता कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे। अब सिर्फ एक अपनी अपनी कहते ना कि लीडरशिप चमकाने के लिए ये इस किस्म के सिर्फ कश्मीर को उन्होंने एक ऐसा बनाया हुआ एक पीस के इसकी बुनियाद पे आप लोगों को जो है मिसगाइड करना और एक दुश्मनी को हवा देने की मुताबिक। मिस्टर शाह महमूद कुरैशी तो जब इंडिया खुद जाते थे, जब ये पीपल्स पार्टी में थे, उस वक्त तो ये बड़े झूम झूम के वहां जाते थे और उनसे मीटिंगें करते थे, बड़े सूट टाई पहन के वहां जाके करते थे, बड़े बड़े मस्बत ताल्लुकात हो जाएंगे और ये हो जाएगा। अब वो इस किस्म की बातें करें। बहरहाल मैं उनको किसी किस्म की कोई रेटिंग देना नहीं चाहता एज ए लीडर। वो मेरे लिए कोई ऐसी कोई लीडरशिप का सलाहियत उसमें नहीं है कि उनकी बातों को जो कोई अहमियत दी जाए। बहरहाल जो बात को अहमियत दी जाती है, जो बहुत बड़ी बात थी वो मिस्टर मोदी ने की कि वो इस हद तक तैयार थे कि ये करने पे, इसमें हमारा बड़ा फायदा होता। और आजकल के प्रोस्पेक्टिव अगर आप देखें, आजकल के हालात अगर आप पाकिस्तान के देखें, तो ये तो एक किस्म का गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जो बहुत कम मिलती है। मैं बस यही कहूंगा कि इट्स वेरी इनफॉर्चुनेट कि जो हम कश्मीर को
एक ढाल बना के जो बैठे हुए हैं और अपने मुल्क को तबाह बर्बाद करने लगे हुए हैं, अपनी जनरेशन को पीछे ले गए हैं हम लोग, आइंदा जनरेशन को हम ले जा रहे हैं पीछे। तो कश्मीर का मसला सिर्फ यही है जो कि मैं अपने तौर पे समझता हूँ कि इसको फ्रीज कर देना चाहिए कम से कम 20 साल तक, कम से कम 20 साल तक, ताकि दूसरी चीजें ठीक हो जाएं। हमारे ट्रेड की हमें सख्त जरूरत है इंडिया के साथ इस वक्त, यानी जो हालात हैं इस वक्त इंडिया, हमारे फाइनेंशियल कंडीशन जो है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है, वो पता नहीं, मैं नहीं समझता कि वो हम उससे निकल पाएंगे। यानी उस रोज मैं शब्बर जैदी साहब का वो उसके पढ़ रहा था, वो बता रहे थे कि वो इस तरीके से वहां से पैसे आ जाएंगे, यहाँ से 5-7 बिलियन आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो। देखिए, बात ये सिंपल सी बात ये है, क्या कौम जनरेट कर सकती है अपने डेली एक्सपेंस पूरे करने के लिए, हाँ या ना? ना। क्यों? अगर ये बाहर बैठे पाकिस्तानी 30 बिलियन ना भेजें, क्या ये लोग अपनी जो इनकी 25 बिलियन की एक्सपोर्ट है उससे गुजारा हो सकता है? 25 बिलियन का तो आप तेल ले लेते हैं सिर्फ, और फिर आपकी ये जो जी एक्सपोर्ट है चौधरी साहब, ये इंपोर्ट ओरिएंटेटेड है। अब ये टोटल इंपोर्ट ओरिएंटेड है, ये सिर्फ कन्वर्जन है वहां, क्योंकि आपकी कॉटन का जी। जनाजा निकाल दिया आपने, बिल्कुल गन्ना लगा लगा। कल सर मैंने मिफ्ता इस्माइल साहब की, जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी एक गुफ्तगू सुनी। यहाँ पे एक लिटरेरी फेस्टिवल था, उसको कहते हैं थिंक फेस्ट। उसमें उन्होंने बड़ी जबरदस्त बातें की। उन्होंने ये कहा कि 90 लाख पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रहते हैं, वो 30 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस भेजते हैं, और पूरा मुल्क 21-22 करोड़ का ये मुल्क जो है वो 30 अरब की एक्सपोर्ट्स तैयार करता है, और हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो 80 बिलियन डॉलर्स हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या हालात हैं। और उस पे अकबर जैदी साहब, जो आईबीए कराची के डायरेक्टर हैं, आपको पता होगा कि जी आईबीए पहला इदारा है पाकिस्तान का जो एमबीए करवाता रहा है। 50s में उन्होंने एमबीए प्रोग्राम शुरू किया था। जी उन्होंने निशानदही की कि श्रीलंका ने हालिया बहरान जो आया था उनका, उसके बाद ये फैसला किया है कि वो अपनी आर्मी की, अपनी मिलिट्री की जो तादाद है वो 1/3 कम कर देंगे। तो उस पे जो है बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद हमें भी इस ऑप्शन पर गौर करना पड़े। जी तो जहां तक शाह महमूद कुरैशी का ताल्लुक है, उन्होंने तो सर, आपको पता है करतारपुर राहदारी का जब इफ्तिताह हुआ था, इनागुरेशन हुई थी 2019 में, उस वक्त भी एक ऐसी बात की थी जिसको कहा गया था कि बहुत ही अनडिप्लोमेटिक थी। उन्होंने कहा था इमरान खान ने गुगली खेली है। तो हमारे हार्ड लाइन रेपुटेशन रखने वाले एम्बेसडर अब्दुल बासित ने भी कहा था कि इस तरह की जबान जो है वो सफारती आदाब के खिलाफ होती है। जी 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 हामिद मीर ने उस कालम के आखिर में ये लिखा था कि भारत के साथ दोस्ती जरूर करें, लेकिन कश्मीर की कुर्बानियों को बेचकर नहीं। अब ये किस तरह की जबान है कि कुर्बानियों को बेचने का क्या मतलब है, और कुर्बानियां कौन सी कुर्बानियां? ये अब एक बिट्टा कराटे साहब थे, जी 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 बिट्टा कराटे का वीडियो सर मौजूद है इंटरनेट पे, आप देखिए। जी जी उनसे पूछा गया, वो पकड़े गए थे, तो उनसे पूछा गया कि आपने कितने पंडित, हिंदू पंडित मारे होंगे? उन्होंने कहा 10-15 मारे होंगे। उसने कहा 10-15 या 15-20? उसने कहा हो सकता है 15-20 हो। तो उनसे पूछा गया कि आप अपना टारगेट कैसे चुनते थे? तो उन्होंने कहा कि जी मुझे ऊपर से ऑर्डर मिलता था और मैं मार देता था। तो उसने पूछा कि भाई जर्नलिस्ट ने, तो आप को अगर ये ऑर्डर दिया जाता कि अपनी माँ को मार दो, तो आप क्या माँ को भी मार देते? उसने कहा हाँ, माँ को भी मार देता। और सर हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट थे जियाउद्दीन, मैंने उनका इंटरव्यू किया। वो ये कह रहे थे, अभी उनकी वफात हुई है, कि मसला कश्मीर को जिंदा रखकर हम कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे हैं। जी। तो आप सब बातों को कैसे देखते हैं? सर देखिए, ये तो जो आपने बताया उन साहब का, मैंने नहीं सुना उनका, लेकिन ये कि कितना अफसोसनाक है। क्या जहां तक हामिद मीर साहब का ये कमेंट है, ये कमेंट जो है ये खुद उसकी, उनको चाहिए कि उसकी तशरीह करें कि बेचना इससे क्या मुराद है। लेकिन ये कि जहां तक कुर्बानी का ताल्लुक है, तो 1947 में 10 लाख लोगों ने दी है,
तो क्या उसका हिसाब कौन देगा? देखिए, कुर्बानियां और इस किस्म की चीजों पे या इन पे अगर हम जोर देंगे या हम पीछे की तरफ मुड़ के हर वक्त अपनी गर्दन पीछे रखेंगे तो फिर तो आगे नहीं चल सकते। हमें तो इन चीजों को देखना। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, 4 करोड़ 80 लाख आदमी उसमें मरा, लेकिन बाद में जो फिगर आई कि नहीं ये तो बहुत कम फिगर थी, इससे कहीं ज्यादा लोग मरे। लेकिन आज वो लोग यूनियन बना के बैठे हुए हैं, वही लोग आपस में ट्रेड भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो हमें ये सारी चीजें लिखने की बजाय कुछ पॉजिटिव लिखना चाहिए। जो जो हमारे जो जो ये बड़े बड़े जो नाम ले रहे हैं आप, हामिद मीर, जावेद चौधरी साहब, ये वो, इनको जो है ना पॉजिटिव दिखाना चाहिए। अपनी जो भी ये लिखते हैं कॉलम्स वगैरह, पॉजिटिव दिखाना चाहिए कौम को कि देखिए पॉजिटिव ये है कि हमें आगे चलना है और आगे देखना हमारे मफाद में क्या है, उसको दिखाना। देखिए, दोनों चीजों को वे करना है कि कश्मीर और इसमें इतने लोग शहीद हुए और आगे क्या है और आप इस वक्त क्या है। तो हमें ये तीनों चीजें अगर आपने सामने रखेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यार व्हाट हैज हैपेंड हैपेंड, ठीक है, लेकिन आगे क्या करेंगे? क्या इस पे लेके बैठे रहेंगे? क्या स्टेटस को रहेगा हमेशा के लिए? तो ये सब चीजें जो हैं वो हमें सोचनी चाहिए। मैं जो है इसको जो है वो एक नेगेटिव नोट समझता हूँ इस सिलसिले में। मैं इसको ज्यादा मतलब, बल्कि मैं इसको कंसर्न ही शो करूंगा कि ये जो जवान लड़के जो हैं हमारे 20-25 साल के, जब ये कॉलम पढ़ेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी कि वो कहेंगे हाँ भाई हाँ इसके तो ये बताइए कि क्या इसकी वो है। उसका अमली तौर पर मतलब यही है कि भाई इस मसले को जूं का तूं रहने दो, और जो 70 साल गुजर गए हैं इसी तरह 70 साल और गुजरने दो। तो सर आपके ख्याल में फिर अब क्या किया जाए कि हमारे जो सियासतदान हैं वो तो यही देखते हैं ना जी कि हमारे शॉर्ट टर्म गेन क्या है। आज आज हम जिस जिस मुसीबत में गिरफ्तार हैं, मुल्क जो है डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा है, तो क्या हम शाह महमूद कुरैशी पे इसकी जिम्मेदारी डाल सकते हैं? क्या उनको नहीं पता था कि मुल्क के मुआशी हालात क्या हैं? कुरैशी, इमरान खान और उनकी पार्टी, उनको इस जरा भी इस चीज का अंदाजा नहीं है कि इस वक्त हम ऐसी जगह पे खड़े कि जरा सी हवा में हम गिर जाएंगे। फिर भी वो जो है इस कस्म की इस वक्त यानी मूवमेंट चला रहे हैं। और लेकिन अब ये जो इलेक्शन का सिलसिला है पंजाब में, कितना इसमें इस वक्त आप एक एक पाई, एक एक पैसे के लिए जो है अपने आप को देख रहे हैं। और आपके जो दोस्त हैं वो आप मतलब दोस्त जो आपके बाहर हैं उनसे आप पैसे मांग रहे हैं और खुद ही कह रहे हैं कि हमें शर्म आती है उनसे पैसे मांगते हुए। तो इन हालात के अंदर जो है आप इतनी पॉलिटिकल लग्जरी, लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, क्या कौम की कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है कि वो जनरेट करके खुद खा सके? हाँ या ना? ना। क्योंकि जब अगर ये 30 बिलियन ना आए आपके पास जो हम बाहर बैठे दे रहे हैं, क्या ये कौम सरवाइव कर सकती? क्या चूल्हा जल सकता है? हाँ या ना? ना। लोन छोड़ दीजिए, भूल जाइए लोन। आप रोजमर्रा के अखराजात जो है, जो आपका बजट है रोजमर्रा का पूरे मुल्क का, एज ए नेशन, एज ए गवर्नमेंट, एज ए फौज, क्या आप अपनी जनरेट करने उसमें चला सकते हैं इस मुल्क को? आज नहीं। फिर नया कर्जा लेने कि कौन देगा आपको और लेने की जरूरत क्या आपको, जब आपको ये खुद पता है कि हमारे तो रोज की कोई कह रहा है वो एक इंडियन फिल्म है, आमदनी 98 और खर्चा रुपया। जब तक आप इसमें रहेंगे, और उसका तरीका यही है, इस वक्त पोजीशन यही है कि एक तरफ तो आप अपने आमदनी की तरफ देखें, दूसरी तरफ अपने खर्चों की तरफ देखें। 20-20 लाख रुपए तो पेंशन है आप लोगों की। यार किस तरह इसको आप करेंगे? सबसे अब यानी मैं इंडिया का एक शो देख रहा था, एक शार्क प्रोग्राम आता है, उसमें हैदराबाद में यंग लड़कों ने 24 सालों में साइकिलें बनाई हैं जिसमें कि लिथियम बैटरी लगा के वो एक शहर के अंदर 70 किलोमीटर चल जाती है। तो इस्लामाबाद जैसे शहरों में खासतौर पे गर्मियों वगैरह में या 3-4 महीने छोड़ के आप आराम से उस साइकिल पे दफ्तर जा सकते हैं, फासले इतने 5-10 किलोमीटर के अंदर अंदर है। लेकिन नहीं, एक गाड़ी में एक आदमी जाएगा क्योंकि तो पेट्रोल मिल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये मालूम नहीं कि जो जितना कमाते हैं उतना पेट्रोल में फूक देते हैं। मतलब 25 बिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं तो 25 बिलियन का पेट्रोल लेके खा जाते हैं। तो ये तो हमारी इस वक्त सही पोजीशन तो हमारी ये है। तो जी। अच्छा सर, गिलानी साहब जो थे, जी सैयद अली गिलानी, कश्मीर के जो सबसे पॉपुलर लीडर हैं कम से कम जी पाकिस्तान में,
उन्होंने मुशर्रफ को गद्दार कश्मीर करार दिया था। जब जनरल मुशर्रफ ने कोशिश की कि अपना फार्मूला दिया, चार चार निकाती, कुछ कहते हैं 6 निकाती पॉइंट थे उनके, 6 निकाती फार्मूला था, तो गिलानी साहब ने उनको गद्दार कश्मीर करार दिया, ही इज अ ट्रेटर टू कश्मीर, और मुशर्रफ ने उन्हें पागल बुढ़ा करार दिया। तो गिलानी साहब जो थे, वो आपको पता है कि उन्होंने श्रीनगर में उसामा बिन लादेन की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई थी, और उनका एक बड़ा मशहूर इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई मुसलमान जो है ना, वो गैर मुस्लिम मुआशरे में नहीं रह सकता, और ये इसी तरह है जैसे मछली को पानी के बगैर रहना पड़े। अच्छा। तो क्या हम उन लाइंस पे कश्मीर का हल चाह रहे हैं जो सैयद अली गिलानी चाहते थे? और फिर सर एक दफा उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास आरएसएस ने और बीजेपी ने एक डेलीगेशन भेजा था कि मैं उनके साथ मुलाकात करूं और कश्मीर के हल के बारे में कोई बातचीत हो सके। तो जी। मैंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया क्योंकि वो एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी के नुमाइंदे थे। तो आप अंदाजा कीजिए, वो शख्स जो जमात इस्लामी की कोख से जिसका जिसका वजूद हुआ, वो ये कह रहा है कि बीजेपी और आरएसएस एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो सर जमात इस्लामी क्या एक्सट्रीमिस्ट नहीं है? क्या सर जमात इस्लामी जो है वो इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप पे यकीन रखती है? क्या वो सब इंसानों को, सब शहरियों को बराबर के हुकूक देने पे यकीन रखती है? क्या वो सब मजाहिब के रिस्पेक्ट पे यकीन रखती है? बिल्कुल नहीं। जमात देखिए, 3 चीज़ें आपने अब इस पूरी इसमें 3 चीज़ें कर दी। एक आपने जनरल मुशर्रफ का कर दिया, एक गिलानी कर दिया, एक जमात इस्लामी कर दिया। तीनों, जहाँ तक मुशर्रफ का ताल्लुक है, एक तरफ तो वो कारगिल के हीरो बनने जा रहे थे, ठीक है साहब? वो कश्मीरियों के कॉज़ के सिलसिले में, वो श्रीनगर पे झंडा लहराना चाह रहे थे, ठीक है? दूसरी तरफ जो था वो फिर बातचीत के ज़रिए कश्मीर का हल चाह रहे थे, किस तरीके से कश्मीर को डिवाइड कर दिया जाए और कुछ चुनाव फ़ॉर्मूला और ये सब मिला-मिलू के, जिसमें कि शेख रशीद ने एक दिन 2002 में कह दिया कि 2 साल में कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। बहुत मतलब लंबी चौड़ी उनकी वो है रिकॉर्डेड। तो ये तो मुशर्रफ का सिलसिला। मुशर्रफ ने मेरा ख्याल है कि इन रियल सेंस यूँ कह लीजिए कि ये रियलाइज़ कर लिया था 9/11 के बाद कि कश्मीर का मसला जो है वो अब पुष्ट में चला गया है। अब ये सेकंड प्रॉक्सी वॉर में जो है हमारा फोकस है, और अगर कश्मीर को इस वक्त जो है, क्योंकि सारे वहां से जहादीवादी तो मूव कर गए थे सेकंड प्रॉक्सी, तो उनकी अब ख्वाहिश यही थी कि किसी तरीके से अब कश्मीर का मसला हल कर लिया जाए। और उसी सिलसिले में गिलानी साहब की ये स्टेटमेंट्स वगैरह आना शुरू हुई जो आप बता रहे हैं। लेकिन गिलानी साहब जो ये कह रहे हैं कि साहब वो मुसलमान जो है वो एक नॉन मुस्लिम सोसाइटी में या नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में नहीं रह सकते, तो भाई मेरे, कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें कि मुसलमान जहां मिनॉरिटी में नहीं रह रहे हैं और खुश होकर रह रहे हैं और आराम से रह रहे हैं और फल रहे हैं, फूल रहे हैं। समझा आप, लेबनान में भी मुसलमान हैं, मिस्र में भी मुसलमान है, वो क्या नाम, सॉरी मेजोरिटी में, लेकिन लेबनान में तो है मिनॉरिटी में। अमेरिका देख लीजिए, पूरा यूरोप देख लीजिए, अफ्रीका देख लीजिए, इसमें आराम से रह रहे, कोई ऐसा मसला नहीं है। देखिए साहब, ये कह देना कि साहब एक नॉन मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री के अंदर मुस्लिम जो है वो नहीं रह सकता, अब ये सोच जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि इसको, इस पे डिस्कशन ना कीजिए, क्योंकि फिर वो बाद में मामला ये मजहबी हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद देख लीजिए, पूरे ग्लोब में जाके देख लीजिए, जापान में भी रह रहे हैं, कोरिया में भी रह रहे हैं। जी जी। आपने ये कहा ना कि 2002 में शेख रशीद ने ये कहा था कि कश्मीर का मसला 2 साल में हल होने जा रहा है। तो सर ये तो बहुत बाद की बात है। मैंने 1991 में उनका इंटरव्यू किया था मुस्लिम अखबार के लिए, जी जी। और उन्होंने उस वक्त कहा था 2 साल में मसला कश्मीर हल हो जाएगा। जी और इसी तरह की बात सर हाफिज सईद साहब ने गालबन 98 में की थी जी। कि ये तो बहुत जल्दी, साल 2 साल में मसला हल होने वाला है। ये तो सर हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं। आपने वो भी सुना होगा कि हमारे एक कालम नवीस ने न्यूज में लिखा था ये, कि उन्होंने तुलसा रोड रावलपिंडी में एक दुकान पे ये साइन लिखा हुआ देखा, और ये गालबन 91 की बात है या 92 की, कि जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि मसला कश्मीर के हल तक उधार बंद है। तो पब्लिक लेवल पे लोगों को पता है कि भाई इस मसले का कोई हल नहीं है। हाँ। तो फिर भी जो है हमारे जो लीडर्स हैं, वो इस पे कोई कोई जुर्रतमंदाना कदम उठाने से गुरेजा रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सफर तो कश्मीरी करेंगे ना।
तो हमारा तो कोई नुकसान नहीं है, हमारी तो सिर्फ सियासत ही चमकनी है। क्या आप नहीं समझते जी कि जी बेहतर होता कि जब इमरान खान साहब को ये मिलिट्री की तरफ से तजवीज़ दी गई, और वो कहते हैं कि मिलिट्री ने ये जो बैकडोर चैनल शुरू किया था इंडिया के साथ, वो जी इमरान खान की मर्जी से किया गया था। जी तो अगर वो ये कह देते कि भाई इस पे पब्लिक ओपिनियन को पहले एजुकेट किया जाए, तैयार किया जाए, उसके बाद हम इसको देखेंगे, और वो कम से कम मीडिया को, टीवी चैनल्स को ही अलाउ कर देते कि यार इस पे आप एक ओपन डिबेट करें, जी तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ना, ये जो खौफ है हमारे सियासतदानों का कि जी हम्म, लोग कश्मीर के बारे में बहुत जज्बाती हैं, और जो गवर्नमेंट भी इस पे लचक दिखाएगी वो मारी जाएगी, तो हम्म, ये भी एक मिथ है। और इस मिथ को जो है लोगों को एजुकेट करके ही खत्म किया जा सकता है। आज आप चले जाएं, बाहर गली में चले जाएं, बाजार में चले जाएं, इवन यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में चले जाएं, किसी को मसले कश्मीर का पता नहीं होगा सिवाय चंद नारों के, बिल्कुल कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और दूसरी तरफ वो बात करते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन की। तो क्या सेल्फ डिटर्मिनेशन यही है कि कश्मीर पाकिस्तान बनेगा, या सेल्फ बिल्कुल डिटर्मिनेशन का मतलब है कि वो अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहें, वो भी ऑप्शन उनके पास होना चाहिए, अगर वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं ये ऑप्शन होना चाहिए, अगर वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं वो ऑप्शन भी होना चाहिए। और क्या जी सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो सिर्फ एक खित्ते तक महदूद है, या एक ब्रॉड यूनिवर्सल प्रिंसिपल है ये? क्या जी इंडिया की और पाकिस्तान के जो सूबे हैं, क्या उनको ये राइट है? क्या इंडिया की जो बाकी रियासतें हैं उनको भी ये हक है? क्या दुनिया के तमाम मुल्कों के रहने वालों को, उनके मुख्तलिफ प्रोविंसेस को, स्टेट्स को भी ये हक हासिल है, या ये हक हमने अब सिर्फ कश्मीरियों के लिए मुख्तस कर दिया है कि उनको तो सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है और किसी को नहीं है दुनिया में? जी। तो ऐसा ये इसमें मैं थोड़ा सा आपको ऐड कर दूं, अगर आप ये सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करेंगे तो 605 जो जो क्या नाम है प्रिंसली स्टेट थी, उसके अंदर बहुत सौ ने कोशिश की थी कि उनको एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट के तौर पे बन जाए, जिसमें कि आपको मैं एक चीज आज शायद किसी को कम ही पता है, मेरे वालिद साहब ने ये बताया कि भावलपुर ने आखिरी वक्त में यूनाइटेड नेशन को टेलीग्राम भेजा कि हम नहीं शामिल होते, हम इंडिपेंडेंट चाहते हैं। उसके अलावा बलूचिस्तान जो खल्लात की जो स्टेट थी वो इंडिपेंडेंट चाहती थी। तीसरे ये कि आपकी जो सवाद स्टेट थी उसको तो 1972 में मर्ज किया गया, वो तो 72 तक इंडिपेंडेंट स्टेट रही है। तो हम्म। बात ये है कि ये चीज जो है, अब अगर इस पंडोरा बॉक्स को खोलेंगे कि इंडिपेंडेंट स्टेट का, तो फिर ये तो बहुत दूर। लेकिन कोशिश इस वक्त कोशिश ये होनी चाहिए कि इस वक्त कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा इन फेवर ऑफ कश्मीरी, इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, इन फेवर ऑफ इंडिया। तीनों कोई भी सोल्यूशन आप लाएंगे किसी किस्म का भी, प्लेबिसाइड लाएं, फलाना लाएं, रेफरेंडम लाएं, ये लाएं वो लाएं, ये भी नहीं होगा। लेकिन जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद, उसके तहत तो हमें सारा का सारा इलाका इंडिया के हवाले करना है, और जब वो पीस हो जाए तो इंडिया या तो रेफरेंडम कराए या कोई और तरीका करे सूटेबल टू हैव द विल ऑफ द पीपल। ये है असल जो करारदाद हुकूमत मुत्तहिदा की है। तो उसके तहत तो ये कभी मसला हल नहीं होगा। तो कश्मीर का सलूशन सिर्फ यही है, और जहां तक लोगों का नारों का ताल्लुक है कि सिंध के अंदर किसी को कश्मीर की फिक्र नहीं है, बलूचिस्तान में किसी को कश्मीर की फिक्र नहीं है, साउथ पंजाब में किसी को कश्मीर की फिक्र नहीं है। ये सिर्फ पंजाब के चंद डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां ये एक मूवमेंट थोड़ी सी चलती है, जहां के मेजॉरिटी कश्मीरी सेटलमेंट्स हैं जो कि कश्मीर से आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले आके सेटल हुई हैं फॉर ए बेटर लिविंग। क्योंकि कश्मीर में सारे तो नहीं, गुर्बत तो बहुत है वहाँ कश्मीर के अंदर, बेतहाशा है, इंतहाई गुर्बत है। तो वो एक पॉकेट है 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स की जहां ये मूवमेंट जो है चलती रहती है, और शेख रशीद जैसे लोग उसको हवा देते रहते हैं, और कुछ नहीं है। लेकिन ये कि वो कश्मीर के लिए कोई सर्विस नहीं कर रहे, डिस सर्विस कश्मीर को दे रहे हैं कश्मीरियों के लिए। तो अच्छा, दूसरा ये कि जब आपने पंजाब तकसीम कर दिया था, अगर पंजाब तकसीम हो सकता है क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ का, पॉपुलेशन जो थी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था। अगर आप अभी भी पुरानी स्टैटिस्टिक्स निकाल के देख लें 1947 की, इवन लाहौर के अंदर 48-52% का रेशियो था। तो ये तो बुनियाद नहीं बन सकती तकसीम की। तो अगर तकसीम ही होनी है तो जब पाकिस्तान पंजाब तकसीम हो सकता है, बंगाल तकसीम हो सकता है, तो आप कश्मीर को अगर नहीं है तो आप अगर आप लोगों ने आपस में ये तय कर लेना दोनों मुल्क, दोनों कश्मीरियों दोनों तरफ से, तो फिर
तकसीम करके इसको खत्म करिए। जिस तरह मैंने सुना था कि भुट्टो ने 1976 के अंदर ये मूवमेंट चली थी कि इसको 5वां सूबा बना लिया जाए। ये उस वक्त की बात है। अच्छा, जहां तक मैं और थोड़ा सा आपको आगे ले जाऊं हिस्ट्री के अंदर, बंगाल जो है 1894 में या 95 के अंदर उसको दो हिस्से कर दिए गए थे, यही ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के नाम से। लेकिन इतने हंगामे हुए कि विद इन 10 इयर्स और लेस उसको दोबारा मर्ज करना पड़ा। ये भी शायद आपको हिस्ट्री मालूम होगी। तो ये सारी चीजें होती हैं। मैं नहीं समझता कि हम एक स्टेटस को लेके जो है अब इस अपने मुल्क को जो है, जो कि अब तबाही के दाने पे चला गया। देखिए, ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, इसको हम इतनी सिंपलिसिटी से ले रहे हैं, इसकी अहमियत का अंदाजा हम नहीं कर रहे हैं। सोवियत यूनियन की बुनियाद जो थी, जो टूटने की, वो यही फाइनेंशियल क्राइसिस था, इकोनॉमिकल क्राइसिस था। वो नहीं कर पाए तो उन्होंने फिर यही हुआ कि बुला के सबको कह दिया कि अब हम साथ नहीं रह सकते। आपको ये याद होगा कि सितंबर 1991 में जब 19 अगस्त को जब 17 अगस्त को जब कू हुआ है वहां, जो इनके डिफेंस मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट कू किया, जहां जब गोरबचोव साहब छुट्टी पे गए हुए थे ब्लैक सी के अंदर, तो वो जो कू फेल हुआ, जो फेल होने की वजह थी कि जो मेजर रशियन फेडरेशन थी, उसने रशियन जो यूनियन थी, उसने जनाब उसका वो एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके बाद वो फेल हो गया था और उसके बाद बुला के कहा गया था हम साथ नहीं रह सकते। फिर फाइनली दिसंबर में मॉस्को ने कह दिया था कि वी आर बैंकरप्ट। मॉस्को बैंक ने, जो सेंट्रल बैंक था, उसने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी थी और मुल्क जो थे 15 हिस्सों में तकसीम हो गया था। आप उसी धाने पे खड़े हुए हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं चौधरी साहब, आप उसी धाने पे खड़े हुए हैं इस वक्त, तो उसी धाने पे खड़े हुए हैं। और जहां तक पोजीशन ये है, लोगों को कहना है साहब वो हमसे एटम बम ले लेंगे, फलाना ले लेंगे। भाई एटम बम ले लेंगे तो आप एटम बम से आपने कितने आपने अपनी इकोनॉमिक रिकवरी कर लेंगे एटम बम से? आपकी इस वक्त पोजीशन जो है वो एटम बम नहीं है। आपकी इस वक्त जो है वो सर्वाइवल का मसला है। लेकिन एक खुशाइन बात जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ इसको, कि जो आपने कही ना 2021 में मोदी साहब ने कहा और हमारी फौज भी जो थी वो राजी थी, इसका डेमोन्स्ट्रेशन जो है कई बार बाजवा साहब ने अपनी तकरीर में भी कहा कि इंडिया के साथ ट्रेड किया जाए। उनकी तकरीर में अगर आप देखें तो आपको उन्होंने कहा इस चीज को, एम्फसाइज किया। इसका मतलब यही होता है जो आप कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ, फौज तैयार थी कि हाँ ट्रेड शुरू हो जाए। जी प्लस जी। और सर फरवरी 2021 में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर एग्रीमेंट भी उसी सिलसिले में हुआ था। बात असल में यह है कि मसला कश्मीर पर लोगों को एजुकेट नहीं किया गया। मैं दोबारा इसको एम्फसाइज कर रहा हूं। एजी नूरानी साहब जो एक अथॉरिटी है, वन ऑफ द फोरमोस्ट अथॉरिटीज ऑन कश्मीर, उन्होंने 64 में पहली किताब लिखी थी कश्मीर पे, और 2014 में उनकी एक और तफसीली किताब, आई थिंक इट इज द मोस्ट डिटेल्ड वर्क ऑन कश्मीर, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि नवंबर 47 में इंडिया ने ऑफर की जिन्ना साहब को कि हम जो डिस्प्यूटेड स्टेट्स हैं, हैदराबाद दक्कन है, कश्मीर है, जूनागढ़, इन तीनों में प्लेबिसाइट करवा देते हैं। जिन्ना साहब ने इनकार कर दिया और उसके बाद भी सरदार पटेल ने ये ऑफर की कि आप हैदराबाद दक्कन से दस्तबरदार हो जाएं, कश्मीर ले लें। आपको याद होगा कि सरदार शौकत हयात ने जो लिखा है कि मैं लियाकत अली खान के पास गया और उनको कहा कि भाई ये अच्छी ऑफर है, आप एक्सेप्ट कर लें। तो उसने अपना लियाकत अली खान ने कहा, शौकत तुम मुझे पागल समझते हो कि मैं हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत छोड़कर, जो पंजाब से भी बड़ी है, वो छोड़कर कश्मीर की चंद पहाड़ियां ले लूं। और कलात की भी सर आपने बात की, मैं थोड़ी सी आपकी याद दहानी कराना चाहता हूं कि इस पे एयर मार्शल असगर खान ने डॉन में एक आर्टिकल लिखा था कोई 20 एक साल पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि कलात की जो एक्सेशन थी इट वाज ऑब्टेन्ड एट गन पॉइंट। डॉन में छपा ये आर्टिकल। जी। तो इस तरह की जो बातें हैं ये अवाम को नहीं बताई जाती, और फिर जो है ना, वी बिकम द स्टेट बिकम्स अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन रेटरिक। आपकी जो लफाजत है वही आपके खिलाफ फिर इस्तेमाल होती है। इसी तरह 65 में हुआ था कि हमने इतनी ज्यादा वो रेटरिक की, इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा ढोल पीटा कि हम जीत गए, हम जीत गए। जब ताशकंद एग्रीमेंट हुआ तो लाहौर में तलबा ने जुलूस निकाला कि कश्मीर बेच दिया अयूब खान ने, और ये कर दिया और वो कर दिया। और फिर वो जो हनीफ रामे ने लिखा है कि माल रोड जो है तलबा के खून से सुर्ख हो गई, खून बहा तलबा का वहां पे। तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू एक्चुअली यूज योर रेटरिक इन द एक्सट्रीम।
जी सर, एनी फाइनल थॉट? हाँ, देखिए लियाकत अली खान के जो जुल्म है हमारे ऊपर, एक तो ये है कि उन्होंने 20 अगस्त को ऑपरेशन गुलबर्ग शुरू किया कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद मरी के अंदर उन्होंने बाकायदा हथियारों का एक डिपो और उसमें मेजर अकबर खान को डिप्यूट किया। वहां से हालांकि टेलीग्राम भी आया कि हम प्लेबिसाइड करेंगे, ये इस तरह का। कश्मीर को बिगाड़ने में लियाकत अली खान का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा बड़ा जो जुल्म लियाकत अली खान का है, जो जिन्ना साहब के मरने के फौरन बाद जो करारदार मकासद पेश की उन्होंने, और वो बाय फोर्स उसको अप्रूव करवाया, और उसमें जो जो आपके जो कांग्रेस के दो लीडर थे, कांग्रेस के दो दो मेंबर थे, उन्होंने उस पर एहतजाज भी किया, और उनको जिस तरीके से चुप कराया गया और जिस तरीके से उनकी बेइज्जती की गई, वो भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। उनकी तकरीरें हैं बाकायदा, जो अगर आपने पढ़ी हो उनकी, एक बंगाल से थे दोनों। जी उस करारदार मकासद उसकी कीमत जो हमने चुकाई है जनरल जिया की शक्ल में, वो हम पता नहीं 100 साल तक या 200 साल तक भुगतते रहेंगे, ये मैं बता दूं जी आपको। यानी बिल्कुल। ये मुल्क रहे ना रहे, लेकिन वो जो चीज वो दे गए हैं इस खित्ते के लिए, वो 100-150 साल तक तो नहीं जाती। जो जहालत वो दे के गए हैं करारदार मकासद की शक्ल में, और जिन्ना साहब जियाउल हक के शक्ल में, जी, हम जी नहीं वो सकते जो है उसको। ना जी, जी, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन उसको कहते हैं, जी 49 जी, में वो पास हुई थी। बिल्कुल। और उस पे जो है बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम्स थे, सारे नॉन मुस्लिम्स ने उसको जी उसको अपोज किया था। जी और उसमें उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज की थी। वो हामिद खान का कहना है, जो पीटीआई के लीडर हुआ करते थे, जी इमरान खान के बाद वही लीडर हुआ करते थे। जी तो उन्होंने ये कहा था कि वो बहुत रीजनेबल चीजें थी, उनमें से चंद जो तजावीज थी वो अकोमोडेट की जानी चाहिए थी, ताकि उनको ये तसल्ली होती कि भाई हमारी बात भी सुनी जा रही है। लेकिन वो बात नहीं सुनी गई, और बिल आखिर मौलाना मौदूदी, जो बहुत बड़े सपोर्टर थे ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के, वो भी उससे बहुत मायूस हुए कि जी इसके बाद कोई तब्दीली नहीं आई। उसके बाद जो है ना, ये एक बादल तो थे ऐसे, लेकिन वो बादल फिर बरसे नहीं और उससे कोई जरखेजी नहीं हुई, कोई सब्जा नहीं उगा। ये बात भी एक हकीकत है। थैंक यू वेरी मच नसीम चौधरी सर, मैं साहब। इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा। देखिए, हमारी जो सियासी बसीरत है, या हमारी कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में भुट्टो साहब ने उसको 1973 इलेक्शन का दिबाचा बना दिया, उस करारदार मकासद को। और उसके बाद जो है जो तहरीक कॉन्स्टिट्यूशन चली का है, हिस्सा बना दिया जी। हिस्सा बना लिया। और उसके जो सिचुएशन, जब 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 मोदी साहब से मिले तो उन्होंने आके शराब पे पाबंदी लगा दी, जुम्मे की छुट्टी करा दी, ये करा, मतलब ये कि फिर वो उनको कादियानी को ना मुस्लिम, अब 200 आदमी असेंबली में बैठे हैं, वो जिसको चाहे मुसलमान कह दें, जिसको चाहे नॉन मुस्लिम कह दें। ये इससे बड़ा मजाक दुनिया में इंसानियत के साथ और क्या हो सकता है, कि आप जो है जब जब चाहे जिसको चाहे मुस्लिम कह दें, और जिसको चाहे आप गैर मुस्लिम बना दें, तो साहब, और उसको एक लीगलाइज्ड स्टेटस देते हैं। मैं अब ये इंतहाई अफसोस की और बहुत ही, यानी इज अ वेरी पेनफुल है ये, यानी हमारे ऊपर ये एक ब्लैक डॉट है दुनिया की तरफ से हमारे, कि हम इस किस्म के अपने हमारी पार्लियामेंट का जो लेवल है वो इस हद तक है। साहब, मैं एक और बात ऐड करना चाह रहा हूँ कि 1950 में जब बहुत सारे हिंदू बंगाल में मारे गए थे और जी बहुत सारे इंडिया में चले गए थे, रेफ्यूज ले ली थी उन्होंने। जी जी तो रविंद्रनाथ मंडल ने तो ये लिखा 10,000 हिंदू मारे गए थे। जी तो उसके बाद फिर जो है एग्रीमेंट हुआ था, लियाकत नेहरू पैक्ट कहते हैं उसको। जी 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 उसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने कमिट किया था कि वो अपनी माइनॉरिटीज को इक्वल सिटीजन के तौर पे ट्रीट करेंगे। जी तो हमने तो वो भी नहीं किया, और कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, एक तरफ तो लिख दिया कि जी सारे बराबर हैं, लेकिन साथ ही उसकी नफी भी कर दी, उसको निगेट भी कर दिया कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होने के लिए जरूरी है कि आप मुसलमान हो। तो ये भी हमारे आइन में ये कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद है। जी जी जी, ये तो बस क्या मैं, लेकिन एक चीज मैं बता दूं साहब, खत्म करने से पहले, जिस मुल्क में, जिस कौम के अंदर, जिस माशरे के अंदर फ्री विल ना होगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगा, फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगा, वो किसी भी तरीके से इस आजकल की दुनिया में और आने वाली दुनिया में एक कौम भी नहीं कहलाएगी, एक रेवड़ी कहलाएगा।
इसलिए कि आप देख लीजिए जो मुल्कों ने इस वक्त खड़े हैं तरक्की याफ्ता या तरक्की की मंजिलें तय कर रहे हैं, वहां आपको एक फ्री मिल मिलेगी, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलेगा, एक फ्रीडम ऑफ थॉट मिलेगा, एक फ्रीडम ऑफ राइटिंग मिलेगा, जो भी कह लीजिए आप उसको। हमारे यहाँ ये इसमें से कोई एक चीज भी नहीं है। जी। और सर अहमदियों का जो इश्यू है ना, उस पे अगर आप बात करें ना, तो आपके अपने अजीज भी आपको कहते हैं, दोस्त भी कहते हैं कि यार ये मसला बहुत सेंसिटिव है, इस पे ना बात किया एग्जैक्टली, करो। बिल्कुल बिल्कुल, और सर बहुत बात सेंसिटिव। और सर बात ये है कि अगर आप किसी से पूछे ना कि भाई जिन्ना साहब ने पाकिस्तान का पहला जो वजीर खारजा था, जी जी, वो सर सफरुल्ला एक अहमदी था, उसको उनके क्यों इंटरव्यू बनाया? सुने मैंने, जी उसके उनके इंटरव्यू मैंने सुने उस जमाने के। जी। मतलब ये है ना कि आप देखिए हमारे जो उलमा हैं, वो तो ये कहते हैं कि इस्लामिक स्टेट में एक मुंशी की जॉब भी नहीं दी जा सकती। वो वैसे अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि जो की पोजीशंस है ना, वो नहीं दी जा सकती, कलीदी ओहदे नहीं दिए जा सकते नॉन मुस्लिम्स को। लेकिन मेरे पास एक फतवा मौजूद है, कराची का जो बिनौरू टाउन मदरसा है, उन्होंने यहां मुफ्ती तक नहीं, लिखा है कि एक मुंशी की जॉब नहीं दी जा सकती एक नॉन मुस्लिम को एक इस्लामिक स्टेट में। तो बहरहाल उनसे जब पूछते हैं ना कि सर जफरुल्ला खान को जिन्ना साहब ने क्यों वजीर खारजा बनाया, और एक हिंदू को, जोगिंदर नाथ मंडल जिनका नाम था, उनको वजीर कानून क्यों बनाया, जबकि मौलाना शबीर अहमद उस्मानी जैसे आलम फाजिल आदमी मौजूद थे। आपने मुल्क बनाया था इस्लामिक सिस्टम के लिए, इस्लामी कानून के लिए, जी और सितम जरीफी देखिए कि एक हिंदू को बना दिया आपने वजीर कानून, और एक जी अहमदी को बना दिया वजीर खारजा। जी और आज तो सर सूरत हाल ये है कि अगर आप चीचा वतनी में एक अहमदी स्टेशन मास्टर को भेज दें तो शहर में हड़ताल हो जाती है। उस पे बिल्कुल फिर बिल्कुल। ये लोग जो है ना, लोग आए बाएं शाएं करते हैं और कहते हैं नहीं नहीं नहीं, उस वक्त तक ये पता नहीं था लोगों को, ये हुआ नहीं था, ये नहीं था हुआ, वो नहीं था हुआ था। जबकि मैं बताऊं 1931 में, 1931 में सर जफरुल्ला खान मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए थे, और उसके खिलाफ जो है दिल्ली में मुजाहरा हुआ था बाकायदा। तो ये जी कहना कि जिन्ना साहब को पता नहीं था या मुस्लिम लीग की लीडरशिप को पता नहीं था, ये बहुत ही डिसऑनेस्ट आर्ग्यूमेंट है। जी, बिल्कुल पता था उनको, सारा पता था उनको, बिल्कुल पता था। लेकिन अब तो पाकिस्तान में ये सिचुएशन हो गई है सर, कि एक अहमदी जो है वो सलाम अलैकुम भी नहीं कर सकता। एक अहमदी जो है अपने घर के बाहर हाजा बिन फजल रब्बी नहीं लिख सकता। समझा? एक अहमदी जो है बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम अपने खत पे नहीं लिख सकता। तो खुदा हाफिज नहीं कह सकता, अल्लाह हाफिज नहीं कह सकता। तो ये सारी जी चीजें एक नॉन मुस्लिम कह सकता है। हमारे यहाँ 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 नॉन मुस्लिम ऐसे हैं साउथ अफ्रीका में भी, और हमारे जब मैं बैंक में काम करता, वहाँ हिंदू थे, वो एज ए कर्टसी मुझे सलाम अलैकुम करते थे, खुदा हाफिज करते थे। तो उनको तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल अब इस पे क्या कहा जाए आगे, यानी जी। ये कुछ कहने को जो कुछ इसमें जो नहीं। अहमदी जी जो अहमदी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अपने वेडिंग कार्ड पे किसी पे लिख दे, तो हाँ, उसका आप लेके थाने चले जाएं, उसको 2 साल की सजा हो सकती है। देखिए अब तो पोजीशन कहीं ये ना आ जाए कि साहब ये नाम जो लिखते हैं आप, चाहे ऑल्दो ये सेंट्रल एशियन नाम है, या ईरानियन नाम है, या टर्किश नाम है, या फिर ये गल्फ अरब के नाम है, कहीं जो हमारे नाम है ये कोई इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन कहीं ये ना हो जाए कल को ये ना कहें साहब ये नाम भी आप लोग नहीं रख सकते। हम्म। ये सिचुएशन भी सही। आएगी। देखिए हम्म। क्योंकि उसमें भी प्रोग्रेस होगी ना आगे, हर चीज में तो प्रोग्रेस होती है ना। जी। जी और उसमें उसमें सर यही है ना, अगर आप किसी अहमदी के साथ ये जी डिस्कशन शुरू कर दें कि भाई तुम इस चीज का ये अकीदा क्यों रखते हो, ये क्यों रखते हो, और वो अगर अपनी एक्सप्लेनेशन शुरू कर दे, तो आप सर थाने जा सकते हैं कि ये मुझे अपने मजहब की तबलीग कर रहा था। उसको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और हो सकता है अदालत भी उसको 2 साल तक की सजा दे दे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी देखिए यही है ना कि जब मैंने यही कहा ना, फिर वो किस तरह फ्रीडम ऑफ उसको, अगर फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है किसी कौम के अंदर, किसी माशरे में, वो कैसे मतलब एक प्रोग्रेस कर सकता है वो, जब हम इस हद तक इतने क्लोज कूजे में बंद हो जाएंगे कि हम ये तक सोचेंगे कि साहब उसने सलाम अलैकुम को कह दिया, फिर तो जहन जो है बिल्कुल सीज हो गया है। और सर आपका इसके दिमाग बावजूद सीज हो गया। जी जी इसके बावजूद जो है हमें जो है रिलीजियस बिगटरी जो है
वो पाकिस्तान में नजर नहीं आती, इंडिया में नजर आती है। ये भी एक सितम जरीफी है। हमें तो देखिए इंडिया में नजर नहीं आती, हमारे तो इंडिया में मुसलमान दोस्त भी हैं, सप्लायर भी थे मेरे, इसमें दिल्ली में भी थे और क्या नाम बनारस में भी थे, खुशहाल बड़े आराम से कॉन्फिडेंस से रहते हैं, कोई कोई मसला नहीं उनको किसी किस्म का भी। मेरे रिश्तेदार भी रहते हैं बड़े कॉन्फिडेंस से, वो पासपोर्ट चेंज भी नहीं करना चाहते किसी सूरत में। तो इससे लेकिन आप अंदाजा सर, लगा सकते हैं जी। ये भी अजीब सिचुएशन है कि इंडिया के मुसलमान 100 दफा कहें कि यार हम ठीक हैं, हम ठीक हैं, हमारा फिक्र ना करो, लेकिन हमें उनकी फिक्र सताई जाती है, अपने लोगों की फिक्र हमें नहीं हाँ, सताती। आप कहते हैं ना कि तू अपनी नबेड़ और दूसरों की फिक्र मत कर। इनको ये ये होना चाहिए। हाँ, जी वो है जी ना जी जी। कि तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी नबेड़ हाँ, तू। जी। बिल्कुल बिल्कुल सही सही कह रहे तो हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक जी, यू वेरी मच तो सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया बातचीत करने का, अच्छा हुआ। खुदा करे कि हमारे ये हालात ठीक हो जाएं, खास तौर पे हमारे फाइनेंशियल जो इस वक्त है इकोनॉमिक क्राइसिस, मेरे बड़े दिल से दुआ है कि कोई इसका सिलसिला ऐसा निकला है कि जो है लोग समझ जाएं, और खास तौर पे लीडरशिप जो है पॉलिटिकल लीडरशिप ये समझ जाए कि ये इसको इतना इजी मत लें। साथ बैठ में फिर रिपीट करूंगा आज कि दरवाजा बंद करके साथ बैठ जाएं, कहते हैं यार इसको पॉलिटिक्स को छोड़ो, इसको देखो, जो भी है इसमें अगर 5-7 साल हमने एक दूसरे को पे सेक्रीफाइस कर दिया, कोई तूफान नहीं आ जाएगा, लेकिन ये मुल्क तो बच जाएगा ना।